नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और उसमें सूर्यवंश नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश और मुगल वंश के अंदर बाबर, हुमायूं के विषय में पढ़ा और आज हम सूर्यवंश अर्थात शेरशाह सूरी के विषय में अध्ययन करेंगे। सूर्यवंश 1540 से 1555 ईस्वी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं के भाग्य का अंत कर दिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में मुगलों की सत्ता समाप्ति के कगार पर पहुंच गई तथा द्वितीय अफगान राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसका संस्थापक शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी, जन्म 1446 ईस्वी, नारनौल, मूल नाम फरीद, पिता हसन खां, उपाधि शेर खां, हजरत आला व सुल्तान उल अदल। राजाभिषेक 10 जून 1540 ईस्वी, आगरा में। प्रारंभिक जीवन शेरशाह शेर खां के बचपन का नाम फरीद था। उनका जन्म 1486 ईस्वी डॉक्टर कानूनगो के अनुसार नारनौल में हुआ। उस समय दिल्ली का शासक बेलो लोदी था। शेरशाह इब्राहिम खां सूर का प्रपौत्र तथा हसन खां का पुत्र था। इब्राहिम के पूर्वज मूलतः अफगानिस्तान के निवासी थे। जब सुल्तान बेहलो लोदी ने अफगानों को भारत में आने का निमंत्रण दिया था, तो उसी समय इब्राहिम खां ने अपने पुत्र हसन खां के साथ जीविका की खोज में भारत आया तथा पंजाब के बजवाड़ा नामक स्थान पर अपना निवास बनाया। यहीं पर इब्राहिम वे उसके पुत्र हसन खां को हिसार फिरोजा के जागीरदार जमाल खां सारंगखानी के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय पश्चात जब सिकंदर लोदी के समय 1499 से 1517 ईस्वी में जमाल खां को जौनपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई, जो वे हसन खां के कार्यों से प्रसन्न होकर उसे भी अपने साथ ले आया तथा उसे सहसराम, खवासपुर एवं टाडा के परगने की जागीरी सौंप दी। फरीद अपने पिता के साथ सहराम चला आया। हसन खां की 4 पत्नियां और 8 पुत्र थे। फरीद व निजाम पहली पत्नी से तथा सुलेमान व अहमद उसकी चौथी पत्नी से थे। हसन खां अपनी चौथी पत्नी व उससे उत्पन्न संतानों से अधिक लगाव रखता था। इस कारण फरीद शेर खां को प्रारंभिक जीवन बहुत दुखदायी रहा। कुछ समय पश्चात फरीद अपने बीमाता एवं पिता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट होकर जौनपुर चला आया। उन दिनों जौनपुर शिक्षा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं पर रहकर उसने अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त की तथा अरबी व फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने गुलिस्ता, बोस्ता व सिकंदरनामा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं प्रतिभा के कारण वे अपने पिता के आश्रयदाता जमाल खां का विश्वास पात्र बन गया। एक बार जब हसन खां जमाल खां से मिलने जौनपुर गया, तो उसे फरीद की योग्यता का ज्ञान हुआ। इसी समय जमाल खां ने पिता एवं पुत्र के मध्य समझौता करवाया। अतः फरीद अपने पिता के साथ सहसराम चला आया। सहसराम जागीरदार के रूप में। पिता के साथ सहसराम आने के बाद फरीद को सहसराम और ख्वासपुर जिला शाहाबाद की जागीर प्रदान की गई। 1447 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक निरंतर 21 वर्ष फरीद अपने पिता के जागीर की देखभाल की। इस दौरान उसने शासन प्रबंध को व्यवस्थित किया। फलस्वरूप उसे प्रशासनिक शिक्षा का अनुभव प्राप्त हुआ। वे कृषकों, जमींदारों व मुकदमों से सीधा संपर्क स्थापित किया। अधिकारियों को भूमि की पैमाइश तथा उन्हें भू राजस्व के निर्धारण के संबंध में नम्रतापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। जागीर के रूप में फरीद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था किसानों के हितों की रक्षा करना। भूमि को माप कराकर उपज के अनुसार लगान की राशि तय की गई। किसानों को पट्टा देने एवं कबूलियत लिखवाने की व्यवस्था की गई तथा लगान निश्चित समय पर लेने का प्रबंध किया गया। इस प्रकार फरीद के सफल प्रबंध ने उसकी सौतेली माँ की ईर्ष्या को जागृत कर दिया। उसने हसन को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह फरीद से जागीर वापस ले ले। अतः पुनः फरीद को 1518 ईस्वी में शेषराम छोड़ना पड़ा। इब्राहिम लोदी के दरबार में 1518 ईस्वी में
शेषराम छोड़ने के बाद फरीद आगरा पहुंचा तथा दौलत खां की सेवा ग्रहण कर ली। शीघ्र ही वह उसका कृपा पात्र बन गया। फरीद ने दौलत खां के माध्यम से अपने पिता की जागीर प्राप्त करना चाहा तथा इस संबंध में इब्राहिम लोदी से सहायता के लिए प्रार्थना की, किंतु इब्राहिम ने इनकार कर दिया। इस बीच फरीद के पिता हसन खां की मृत्यु हो गई। अब इब्राहिम लोदी को जागीर फरीद के नाम करने में कोई आपत्ति नहीं, अतः दौलत खां लोदी शाही आदेश जारी करवा दिया, जिसके अनुसार फरीद को अपने पिता की जागीर प्राप्त हो गई। शाही आदेश के साथ शेषराम पहुंचा, किंतु उसके सौतेले भाई उसे जागीर का उत्तराधिकारी नियुक्त करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए वे उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लग गए। अपने भाइयों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से फरीद दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के शरण में चला गया। बहार खान की सेवा ग्रहण करने के बाद फरीद को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता से शीघ्र ही वे बहार खां पर प्रभाव स्थापित कर लिया। एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर मारा। इसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खां ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की तथा अपने पुत्र जलालुद्दीन का संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया। शेर खां फरीद के बढ़ते इस प्रभाव के कारण लोहानी सरदार इससे ईर्ष्या करने लगे तथा उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। इसी बीच कुछ समय के लिए शेर खां अपनी जागीर लौट आया। उसकी अनुपस्थिति में उसके प्रतिद्वंदियों ने बहार खां को भड़काने लगे। इसी समय पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में लोधी वंश के पतन के पश्चात मुगलों ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। बहार खां ने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर अपने को स्वतंत्र घोषित किया तथा दक्षिणी बिहार में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। प्रतिद्वंदियों ने शेर खां व मोहम्मद खां बहार खां के मध्य मतभेद उत्पन्न करने में सफल हुए। परिस्थितियों के कारण मोहम्मद शाह शेर खां के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं कर सका, अतः उसने शेर खां के जागीर को विभाजित करने के उद्देश्य से चांद के जागीरदार मोहम्मद खां सूर को नियुक्त किया। शेर खां ने इस विभाजन को अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप मोहम्मद खां सूर ने अपनी शक्ति के बल पर शेषराम पर अधिकार कर लिया तथा शेषराम को वहां से निष्कासित कर दिया। ऐसी स्थिति में शेर खां को केवल मुगलों की सहायता की आशा थी। उसमें बाबर भारत में मुगल सत्ता स्थापित कर चुका था। इस उद्देश्य से शेर खां जौनपुर के मुगल सूबेदार जुनेद बरलास की सेवा में आ गया। जुनेद बरलास की सहायता से वह मोहम्मद खां सूर को पराजित कर अपने जागीर पर पुनः अधिकार कर लिया। तत्पश्चात वह आगरा गया और बाबर की सेवा में उपस्थित हुआ। शेर खां और बाबर अपनी जागीर पर पुनः अधिकार कर शेर खां जुनेद बरलास के साथ आगरा पहुंचा तथा बाबर की सेवा में चला गया। मुगलों की सेवा में रहकर उसे सैनिक व्यवस्था, सरदारों का चरित्र तथा शासन व्यवस्था का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। 1528 ईस्वी में वह चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। उसी समय उसने कहा था, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से निकाल दूंगा। बाबर उसकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा से आशंकित रहता था। उसने अपने मंत्रियों को उस पर नजर रखने की सलाह दी। शेर खां पुणे बिहार में। शेर खां को इस बात का आभास हो गया कि वह मुगलों के साथ अधिक दिनों तक नहीं रह सकता, अतः अवसर पाते ही वह वहां से भाग निकला तथा पुणे मोहम्मद शाह की सेवा में चला गया। इसी बीच 1528 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उसकी विधवा पत्नी दूदू बीबी ने शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक और शासन का प्रधान नियुक्त किया। क्योंकि जलाल खां अवयस्क था, इस प्रकार शेर खां को अपनी प्रतिभा दर्शाने का पुनः अवसर मिल गया। उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया तथा प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। शासन पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने अपने योग्य और विश्वास पात्र व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। फलते दक्षिणी बिहार में उसका प्रभाव स्थापित हो गया। इसी बीच 1529 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी दक्षिण बिहार पहुंचा। बिहार के अफगान अमीरों ने उसे अपना नेता स्वीकार कर बाबर से अंतिम संघर्ष करने के लिए आमंत्रित किए थे।
महमूद लोदी ने जलाल खां को अपने संरक्षण में लेकर दक्षिण बिहार का शासन अपने हाथ में ले लिया। वे बाबर से युद्ध की तैयारी करने लगा। शेर खां इससे सहमत नहीं था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि मुगलों को पराजित करने का अवसर अभी नहीं आया। किंतु बाद में अफगानों अमीरों के दबाव में महमूद लोदी का साथ देने के लिए तैयार हो गया। मई 1529 में बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को बुरी तरह पराजित किया। महमूद लोदी रण क्षेत्र से भाग गया। शेर खां ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अतः बाबर ने जलाल खां को दक्षिण बिहार का शासक एवं शेर खां को उसका सहायक स्वीकार कर लिया। इसी बीच जलाल खां की माता दूदू बीवी की मृत्यु हो गई। जलाल खां अभी भी अब अल्प वयस्क हो गया था। फलस्वरूप दक्षिणी बिहार की सारी शक्ति उसके हाथों में आ गई। शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति के प्रभाव के कारण उसके प्रति लुहानी सरदारों की ईर्ष्या जागृत हो गई। अतः इसे नियंत्रित करने की योजना बनाने लगा। उसके लिए उन्होंने बंगाल के शासक नुसरत शाह से सहायता मांगी। उस समय उत्तरी बिहार पर नुसरत शाह का अधिकार था और यहाँ का सूबेदार मुकद्दम आलम था, जो नुसरत शाह का संबंधी था। शेर खां ने चालाकी से मुकद्दम आलम को अपनी ओर मिला लिया। 1529 में नुसरत शाह ने दक्षिणी बिहार पर आक्रमण किया, किंतु वह पराजित हुआ। शेर खां की शक्ति में और वृद्धि हुई। तत्पश्चात लुहानी सरदारों ने उसकी हत्या का प्रयास किया, किंतु इस बारे में वे भी असफल रहे। अतः अंत में लुहानी सरदारों ने जलाल खां को लेकर बंगाल चले गए। शेर खां का रास्ता साफ हो गया। अब वे दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बन गया तथा हजरत आला की उपाधि धारण की। बिहार का शासक बनने के पश्चात शेर खां ने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। 1530 ईस्वी में उसने चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा दुर्ग के मृत हवलदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर लिया। लाड मलिका से विवाह के बाद शेर खां को अपार संपत्ति प्राप्त हुई। हुमायूं से संघर्ष। जब तक बाबर जीवित रहा, शेर खां कभी मुगलों से खुला संघर्ष करने का साहस नहीं कर पाया, किंतु इस दौरान वह अपनी शक्ति को संगठित कर रहा था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना। शेरशाह ने हुमायूं के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। यद्यपि प्रारंभिक दौर में उसे हुमायूं के विरुद्ध सफलता नहीं मिली, किंतु बाद में वे कई युद्धों, जिसका विस्तृत वर्णन हमने पिछली क्लास में किया था, में हुमायूं को पराजित कर उसे एक निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया था। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह भारत का शासक। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया। 10 जून 1540 को वे आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शासक बनने के पश्चात शेरशाह के समकक्ष कई समस्याएं थी। इनमें प्रमुख थी मुगलों का पुनः प्रवेश। इसके अतिरिक्त उसे उन सभी प्रदेशों को भी जीतना था जो इससे पूर्व मुगलों अथवा लोदियों के आधिपत्य में थे। एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसे अन्य प्रदेशों को भी विजित करना पड़ा था, जिसमें पंजाब तथा गोखर विजय। शेरशाह ने सर्वप्रथम पंजाब की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया, जो उस समय कामरान के अधिकार में था। उसने सफलतापूर्वक पंजाब पर अधिकार कर लिया। हुमायूं के पलायन के बाद भी सीमांत प्रदेशों से मुगलों के आक्रमण का खतरा था। इस उद्देश्य से शेर खां बोलन दर्रे और पेशावर से आने वाले मार्गों को सुरक्षित रखना चाहता था। सबसे पहले प्रमुख बलूची सरदारों इस्लाम खां, फतेह खां व गाजी खां को अपने पक्ष में लिया था। इससे उसे कुछ सुरक्षा प्राप्त होती थी। अब उसने गोखरों को समाप्त करने का निश्चय किया। गोखर मुगलों के प्रति वफादार थे तथा इनका प्रदेश झेलम व सिंधु नदी के उत्तर में स्थित था। शेरशाह ने गोखर प्रदेश पर आक्रमण कर उसे विजित कर लिया तथा अन्य गोखरों को कैद कर लिया गया, किंतु गोखरों का पूरी तरह सफाया नहीं हो सका था। कुछ शेष बचे गोखर सरदार अभी भी शेरशाह का विरोध करते रहे और एक लंबे समय तक ये विद्रोह चलता रहा। पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए उसने रोहतासगढ़ नामक एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग की रक्षा के लिए उसने हेबत खां नियाजी तथा ख्वास खां के नेतृत्व में 50,000 अफगान सैनिकों की नियुक्ति की। बंगाल में विद्रोह 1541 ईस्वी। जिस समय शेरशाह गोखरों के
विरुद्ध व्यस्त था, उसी समय उसे बंगाल में विद्रोह की सूचना मिली। यह विद्रोह वहाँ का सूबेदार खिजर खां ने किया था। उसने बंगाल के अंतिम सुल्तान महमूद शाह की पुत्री से विवाह कर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। अतः शेरशाह ने खिजर खां के दमन के लिए 1541 ईस्वी में बंगाल के लिए प्रस्थान किया। वे बंगाल की राजधानी गौड़ पहुंचा तथा खिजर खां को अबदस्त कर गिरफ्तार कर लिया। बंगाल में विद्रोह की पुनः आशंकाओं को समाप्त करने के लिए शेरशाह ने यहाँ पर नई प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की। उसने बंगाल को 19 सरकारों जिलों में विभाजित किया तथा प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया। सिकदारों की देखभाल के लिए एक सैनिक अधिकारी इमरान ए बंगला अथवा अमीर ए बंगला बंगाल को नियुक्त किया। सर्वप्रथम यह पद काजी फजीलत नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया। सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल के पूरे प्रशासन पर उसकी निगरानी रहती थी। बंगाल में शांति स्थापित कर शेरशाह 1542 में आगरा लौट आया। शेरशाह की प्रमुख विजय। सीमांत प्रदेशों को सुरक्षित करने के बाद शेरशाह के समक्ष दूसरी समस्या एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना था, किंतु इससे पूर्व उसे उन क्षेत्रों को जिस पर कभी मुगलों व लोधियों का आधिपत्य था वे निकटवर्ती क्षेत्रों को जीतना आवश्यक था। इस उद्देश्य से उसने सर्वप्रथम मालवा विजय की योजना बनाई। मालवा विजय 1542 ईस्वी। बंगाल से लौटने के पश्चात शेरशाह ने मालवा की ओर ध्यान दिया। इस समय मालवा पर मल्लू खां का अधिकार था। मल्लू खां मूलतः गुजरात के शासक बहादुर शाह के सूबेदार के रूप में मालवा पर शासन कर रहा था। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसने कादिर शाह की उपाधि धारण की कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। मांडू, सारंगपुर, उज्जैन और रणथंभौर के दृढ़ किले उसके अधिकार में थे। शेरशाह के मालवा पर अधिकार के कई कारण थे, जिसमें प्रमुख कारण था मालवा दिल्ली के बहुत निकट था, इसलिए उसे अपनी सत्ता के अधीन करना शेरशाह के लिए अति आवश्यक था। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण था मल्लू ने 1540 ईस्वी में मुगलों के विरुद्ध शेरशाह के पुत्र कुतुब की सहायता नहीं किया था, जिसके कारण वह कालपी के निकट हिंदाल व अस्करी के साथ वे युद्ध में मारा गया। अतः 1542 ईस्वी में शेरशाह ने मालवा के विरुद्ध प्रस्थान किया। मार्ग में उसने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। इस समय ग्वालियर का शासक पूर्णमल था, जिसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। ग्वालियर से शेरशाह सारंगपुर की ओर बढ़ा। सारंगपुर में कादिर शाह ने शेरशाह की सैनिक शक्ति से भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर लिया। तत्पश्चात शेरशाह ने मांडू और उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया। शुजात खां को मांडू का प्रशासक नियुक्त किया तथा उसे उज्जैन, सारंगपुर और मंदसौर की जागीर प्रदान की। शेरशाह ने कादिर शाह को क्षमा कर उसे कालपी की सरकार प्रदान की, किंतु वह शेरशाह से शंकित होकर भाग गया तथा गुजरात के शासक महमूद शाह तृतीय के दरबार में शरण लिया। भविष्य में मालवा को पुनः जीतने का कादिर शाह का प्रयत्न असफल रहा। आगरा लौटते समय शेरशाह ने मार्ग में रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। रायसीन विजय 1543 ईस्वी। रायसीन एक समृद्ध राज्य था। यहाँ का शासक पूर्णमल एक शक्तिशाली शासक था। कुछ इतिहासकारों ने शेरशाह के रायसीन विजय का उद्देश्य धार्मिक बताया है, किंतु डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह का रायसीन पर आक्रमण करने का कारण धार्मिक न होकर राजनीतिक था। 1543 में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण किया। कई माह के घेरे के पश्चात भी उसे सफलता नहीं मिली। अंत में उसने चालाकी से काम लिया तथा पूर्णमल को आश्वासन दिया अगर वे किला उसे सौंप दे तो जांच के पश्चात निर्दोष पाया गया तो वे उसके और उसके सरदारों के परिवारों को सम्मान और जीवन को हानि नहीं पहुंचाएगा। कुतुब खां और शाहजादा आदिल खां इस शर्त को पूरा करने के गवाह बने। इस आश्वासन पर पूर्णमल ने आत्मसमर्पण कर दिया। किला अफगानों को सौंप दिया गया। जांच के दौरान मुस्लिम परिवारों व स्त्रियों ने शेरशाह से पूर्णमल के अत्याचार के बारे में बताया तथा उसे सजा देने की प्रार्थना की। शेरशाह को अच्छा बहाना मिल गया। उसने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। राजपूतों ने बहादुरी से संघर्ष किया किंतु पराजित हुए। दुर्ग पर अफगानों का अधिकार हो गया। दुर्ग का दायित्व शाहबाज खां यानी इज्जा खेल को सौंपकर शेरशाह आगरा की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार रायसीन की विजय विश्वासघात से की गई विजय मानी जाती है।
सिंध और मुल्तान। जब शेरशाह गोखरों के विरुद्ध अभियान में व्यस्त था तो उसी समय उसे बंगाल में विद्रोह की सूचना मिली। अतः उसने हेवत खां नियामी को दायित्व सौंपकर बंगाल विद्रोह के दमन के लिए प्रस्थान किया। इस बीच हेवत खां नियाजी ने फतेह का जाट को परास्त कर कैद कर लिया और शेरशाह के आदेश से मुल्तान के शासक बक्सु लंगा को पराजित किया। फलस्वरूप 1543 ईस्वी में तक सिंध और मुल्तान पर शेरशाह का सीधा नियंत्रण हो गया। इन क्षेत्रों पर अधिकार हो जाने से कंधार से भारत आने के मार्ग पर अब शेरशाह का पूरा नियंत्रण हो गया। मारवाड़ एवं चित्तौड़। शेरशाह के सामने सबसे बड़ी समस्या राजपूताना के राज्य थे। इस समय राजपूताना में अनेक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राज्य थे, जिनमें प्रमुख मारवाड़ और मेवाड़ थे। मारवाड़। सबसे पहले शेरशाह ने मारवाड़ की ओर ध्यान दिया। इस समय यहाँ का शासक मालदेव था, जो योग्य, साहसी और महत्वाकांक्षी था। उसने बीकानेर को विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। उसके राज्य की सीमाएं मेड़ता, सिवाना, जालोर, टोंक, नागौर, अजमेर तथा झाझर तक विस्तृत थी। झाझर जो दिल्ली से मात्र 30 मील दूर था, मालदेव कभी भी उसके लिए संकट उत्पन्न कर सकता था। इसलिए शेरशाह उसकी बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध मारवाड़ के लिए प्रस्थान किया तथा जोधपुर का घेरा डाला। लंबे समय तक घेरे के बाद शेरशाह ने एक बार पुनः चालाकी से काम लिया। उसने एक जाली पत्रों का वितरण करवाकर मालदेव और उसके सामंतों में फूट डलवा दी। परिणाम स्वरूप मालदेव ने युद्ध करने का साहस छोड़ दिया और भाग गया तथा गुजरात के सीमा में स्थित सिवाना के दुर्ग में शरण लिया। अंत में राजपूत सरदारों ने अफगानों का वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु वे पराजित हुए। इसी समय राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों से खो दिया होता। शेरशाह ने मारवाड़ की व्यवस्था का भार ख्वास खां तथा ईसा खां को सौंपकर चित्तौड़ के प्रस्थान किया। चित्तौड़। मारवाड़ के पश्चात शेरशाह ने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया। इस समय यहाँ का शासक राणा उदय सिंह था, जो अल्पवयस्क था। उसने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया। चित्तौड़ के दुर्ग पर आसानी से शेरशाह का अधिकार हो गया। उसने चित्तौड़ में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की तथा उसका दायित्व शमशेर खां, मियाँ अहमद सरवानी व हुसैन खां गुलजई को सौंपकर कालिंजर के लिए प्रस्थान किया। कालिंजर विजय। 22 मई 1545 ईस्वी। मालवा और राजस्थान विजय के बाद प्रशासनिक और सैनिक दृष्टि से कालिंजर विजय शेरशाह का अति महत्वपूर्ण विजय थी। कालिंजर विजय अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। कालिंजर किला बांदा में स्थित था। इस समय कालिंजर का शासक किरत सिंह चंदेल वंशी था। नवंबर 1544 ईस्वी में शेरशाह ने एक विशाल सेना के साथ कालिंजर पहुंचा और दुर्ग का घेरा डाला। महीनों घेरों के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। अंत में उसने किले के दीवारों को बारूद से उड़ाने की आज्ञा दी। इसी दौरान जब सैनिक हुक्के गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग के दीवार से टकराकर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई थी। शेरशाह पास में ही खड़ा था। वे बुरी तरह से जल गया। फिर उसने आदेश दिया कि उसके जीवित रहते हुए दुर्ग को विजित किया जाए। अफगानों को सफलता मिली और शाम तक किले पर अधिकार कर लिया। इस घटना के बाद 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई। उसके अंतिम शब्द थे, खुदा की दया है, यही मेरी इच्छा थी। इस प्रकार हमने इस क्लास में शेरशाह के विषय में विस्तार से पढ़ा है। अगली क्लास में शेरशाह के प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।